ड्रामा की शुरुआत में शहर के कुछ लड़के और लड़कियां अचानक प्यार का एहसास महसूस करना चाहते थे। इसलिए दोनों तरफ के लोगों ने फैसला किया कि वे एक दूसरे को जानने और समझने का मौका देंगे। सबसे पहले सभी ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। जेवन, जिसकी उम्र 32 साल है, एक आर्किटेक्ट है। उनो 29 साल की है और फ्रीलांस मार्केटर के तौर पर काम करती है। कॉन्ग जुन भी 29 साल का है। वो अपने परिवार की कंपनी में काम करता है और वह भी एक आर्किटेक्ट है। रेनी 29 साल की फ्रीलांसर है। सीन योंग 30 साल की हाई स्कूल टीचर है और उसे डेटिंग का काफी अनुभव है। वही कांग चियान 29 साल का एक नॉवल राइटर है। इसके बाद सभी ने अपने अपने प्यार के अनुभव और रिश्तों में अपने स्वभाव के बारे में बात की। सबने कहा कि वे सच बोलेंगे, लेकिन कौन सच बोल रहा था और कौन नहीं, ये तो भगवान ही जानता था। पहला सवाल था, तुम्हारे हिसाब से किस तरह की पर्सनैलिटी तुम्हारे लिए सबसे सही है? हर किसी का जवाब अलग था। उन्होंने बताया कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा लड़का आया था जिसे वो आज तक नहीं भूल पाई। वही जेवन ने भी कहा कि उसके दिल में भी एक लड़की की याद हमेशा के लिए बस चुकी है। 1 साल पहले जेवन और ऊनो समुद्र किनारे साथ समय बिता रहे थे। उस वक्त जेवन की नजरों में सिर्फ ऊनो ही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में केवल वही दोनों मौजूद हों। उन्होंने बस एक दूसरे का हाथ पकड़ा था, लेकिन वो छोटा सा पल दोनों की जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन गया। आज भी जब वे उस पल को याद करते हैं तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सितंबर 2019 में यांगयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जेवन अपना सामान लेकर बाहर निकला। उसी समय ऊनो भी अपनी कार लेकर उसे लेने के लिए निकल चुकी थी। तभी उसके फोन पर जेवन का एक मैसेज आया। मैसेज पढ़ते ही वो बिना वजह मुस्कुरा उठी, लेकिन एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से उसे पहले कार पार्किंग में ले जानी पड़ी। पार्किंग की तरफ जाते हुए उसकी कार गलती से सड़क किनारे तस्वीरें खींच रहे एक लड़के के पास पहुंच गई। उसने उस लड़के को ध्यान से देखा तो वो बिल्कुल उसी इंसान जैसा लग रहा था जिसने अभी उसे मैसेज किया था। उन्होंने कार रोककर उससे पूछा और हैरानी की बात ये थी कि वो सच में वही था, जैसे किस्मत ने उन दोनों को मिलाने का फैसला पहले ही कर लिया हो। इसके बाद उन्होंने जेवन का सामान कार में रखा और उसे अपने नूडल्स रेस्टोरेंट ले गई। रास्ते भर वो बेफिक्र होकर जोर जोर से गाने गाती रही। उसकी अजीब लेकिन प्यारी आवाज सुनकर जेवन थोड़ा चौंक गया, लेकिन यही बात उसे सबसे ज्यादा पसंद आई। धीरे धीरे वो इस दिलचस्प लड़की की तरफ खिंचता चला गया और यहीं से उसे सच में उससे प्यार होने लगा। रास्ते में उन्होंने बताया कि उसकी जिंदगी बहुत आसान और आजाद है। अगर उसके पास अपना कैंपर वैन नहीं होगा तो वो एक किराए पर लेकर घूमने निकल जाएगी। ये सुनकर जेवन ने भी अपने दिल की बात बताई। उसने कहा कि बचपन से उसके 2 बड़े सपने थे। पहला, 1 महीने तक कैंपर वैन में रहना और दूसरा, पूरे 1 महीने तक सिर्फ सर्फिंग करना। कुछ देर बाद उन्होंने दूर फैले समुद्र की तरफ देखते हुए कहा, अगर बारिश हो रही हो, हम कैंपर वैन के अंदर बैठे हों, हाथ में गर्म कॉफी का कप हो और सामने नीला समंदर दिखाई दे, तो उससे खूबसूरत एहसास और क्या हो सकता है। इसके बाद दोनों ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा देने वाली बिल्डिंग पहुंचे। आज जब जेवन उन दिनों को याद करता है तो उसे लगता है कि उस समय की ऊनो बिल्कुल मासूम और जोश से भरी हुई लड़की थी। वर्तमान में जेवन उसी आर्किटेक्चर कंपनी में अपने जूनियर कॉन्ग जुन के साथ काम करता है। उस दिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा, उसने अपने असिस्टेंट को एक डिजाइन फेंक देने के लिए कह दिया, जबकि क्लाइंट को वही डिजाइन बहुत पसंद आया था। वजह सिर्फ इतनी थी कि जेवन को उस डिजाइन से अच्छा एहसास नहीं आ रहा था। ये देखकर कॉन्ग जुन हैरान रह गया। उसने कहा, हम इस डिजाइन को पहले ही 3 बार बदल चुके हैं, क्या अब भी इसे बदलते रहेंगे? लेकिन जेवन ने शांत स्वर में कहा कि उसके दिमाग में अभी तक कोई नया आइडिया ही नहीं आया है। ये सुनकर कॉन्ग जुन और भी घबरा गया। उसने तुरंत उस डिजाइन को फेंकने का विरोध किया। जेवन बिना कुछ बोले अपने केबिन में चला गया। वहाँ खिड़की के पास रखे कैंपर वैन के छोटे से मॉडल पर उसकी नजर पड़ी। उसे देखते ही उसकी यादें फिर से सितंबर 2019 में लौट गई। उस समय ऊनो उसे ड्राइविंग टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने लाई थी। अगले दिन दोनों परीक्षा देने पहुंचे। ऊनो ने मुस्कुराते हुए बताया कि उसने अपना ड्राइविंग टेस्ट पहली ही कोशिश में पास कर लिया था। फिर उसने अपनी एक फोटो खींची और मजाक मजाक में उसे जेवन के टेस्ट एडमिट कार्ड पर चिपका दिया। सारा काम खत्म होने के बाद दोनों फिर से समुद्र किनारे चले गए। वहाँ ऊनो एक छोटे से पिल्ले के साथ बेफिक्र होकर खेल रही थी। जेवन उसे चुपचाप देखता रहा और उसके ख्यालों में खो गया। उसी समय सर्फ बोर्ड किराए पर देने वाली दुकान का मालिक जेवन को कैंपर वैन के बारे में जरूरी बातें समझा रहा था। करीब आधे घंटे तक वो लगातार बोलता रहा, लेकिन जेवन का पूरा ध्यान सिर्फ ऊनो पर था। उसे तो ये भी एहसास नहीं हुआ कि सामने वाला क्या क्या समझा रहा है। दुकान के मालिक को लगा कि जेवन उस प्यारे पिल्ले को पसंद कर रहा है, इसलिए वो बड़े उत्साह से उसके बारे में बताने लगा। उसने कहा कि ये पिल्ला बचपन से उसकी दुकान पर ही पला है। इसकी सबसे बड़ी कमी बस यही है
कि ये बहुत ज्यादा खाता है, वरना इसमें कोई बुरी आदत नहीं है। लेकिन जेवन तो समझ ही नहीं रहा था कि वो पिल्ले की बात कर रहा है। उसे लगा कि वो ऊनो के बारे में कह रहा है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे तो वैसे भी ज्यादा खाने वाले लोग बहुत पसंद है। दुकानदार अब भी यही समझ रहा था कि जेवन पिल्ले की बात कर रहा है। उसने हंसते हुए कहा, अगर तुम इसे अच्छी तरह खाना खिलाओगे तो इसे अपने साथ सियोल भी ले जा सकते हो। इस तरह दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग बातें करते रहे और किसी को भी ये समझ नहीं आया कि सामने वाला किसकी बात कर रहा है। जेवन मन ही मन सोच रहा था कि अगर कभी उसे अपना प्यार मिल गया तो वो उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखेगा और उसे हमेशा स्वादिष्ट खाना खिलाकर खुश रखेगा। दूसरी तरफ दुकानदार ने समझा कि जेवन सच में पिल्ले को अपने साथ ले जाना चाहता है, इसलिए उसने कहा कि वो अभी उसे रस्सी से बांध देता है ताकि उसे ले जाना आसान हो जाए। जैसे ही जेवन ने बांधने वाली बात सुनी, वो पूरी तरह उलझ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि सामने वाला आखिर किसकी बात कर रहा है। तभी उसने देखा कि ऊनो उसी पिल्ले को प्यार से गोद में लेकर सहला रही है। तभी उसे समझ आया कि अब तक वो पूरी तरह गलतफ हमी में था और दुकानदार असल में पिल्ले की बात कर रहा था। ये समझते ही उसे अपनी ही सोच पर हल्की सी हंसी आ गई। उस रात नूडल्स रेस्टोरेंट में एक पार्टी रखी गई। ऊनो वहां सिर्फ पार्ट टाइम काम करती थी, लेकिन पूरे माहौल में जान डालने का हुनर उसे अच्छी तरह आता था। उसकी वजह से पार्टी और भी मजेदार हो गई। हालांकि ऊनो और जेवन अलग अलग खेल खेल रहे थे, फिर भी दोनों चोरी छिपे बार बार एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट की सारी लाइटें बंद कर दी गई और सभी ने हाथ पकड़कर एक सर्कल बनाने वाला गेम खेलना शुरू किया। आखिर में सिर्फ 4 लोग बचे। अब नियम ये था कि हर लड़के को एक लड़की के साथ जोड़ी बनानी होगी। जेवन को लगा कि यही उसका मौका है। उसने बिना एक पल गवाए ऊनो का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। उस पल उसे लगा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी है। उसके कपड़े, उसकी मुस्कान, उसके बाल, हर चीज इतनी प्यारी थी कि जेवन की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। उसी समय आसमान में पहली आतिशबाजी हुई। रंग बिरंगी रोशनी पूरे आसमान में फैल गई। उस पल जेवन की पूरी दुनिया सिमटकर सिर्फ एक लड़की तक रह गई थी और वो लड़की थी ऊनो। जब जेवन ने ये कहानी सुनाई तो वहां मौजूद सभी लोगों को ये बहुत प्यारी लगी। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, अगर मुझे दोबारा वही मौका मिले तो मैं फिर से उसी से प्यार करना चुनूंगा। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया, पहली बार किसी के साथ बिस्तर शेयर करने का अनुभव कैसा था? ये सवाल सुनते ही सभी थोड़ा झेम गए। सुबह सुबह इतनी निजी बात पूछे जाने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सबसे पहले सीन योंग ने जवाब दिया। उसने कहा, मैं सीधी बात करने वाली इंसान हूँ। अगर मुझे सामने वाला लड़का पसंद हो तो मैं उसे इशारा दे देती हूँ। अगर वो समझ जाए तो बात अपने आप आगे बढ़ जाती है और अगर वो न समझे तो मैं उस बात को वही खत्म कर देती हूँ। इसके बाद जेवन ने कहा, मुझे सबसे पहले किस करना पसंद है। पहले किस, फिर धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़े, यही मुझे सही लगता है। उन्होंने भी उसकी इस बात से सहमति जताई। फिर रेनी ने कहा, मैं तो सीधे अपने पार्टनर से पूछती हूँ कि वो क्या सोचता है, साथ ही मैं अपनी भावनाएं भी खुलकर बता देती हूँ। उसी समय कॉन्ग जुन लाइव स्ट्रीम कर रहा था। तभी उसके सामने भी यही सवाल आ गया। सवाल सुनते ही वो इतना घबरा गया कि जैसे उसकी हालत ही खराब हो गई हो। जेवन ने सभी से कॉन्ग जुन का परिचय कराते हुए बताया कि वो उसका छोटा भाई है। फिर उसने कहा कि रेनी कॉन्ग जुन की गर्लफ्रेंड है। वही कांग चियान ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वो कॉन्ग जुन और रेनी दोनों का सबसे अच्छा दोस्त है। कॉन्ग जुन और रेनी एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते थे, लेकिन उन्होंने करीब 5 साल पहले ही आधिकारिक तौर पर एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। 5 साल पहले दोनों साथ में फिल्म देखने गए थे। उस समय कॉन्ग जुन पूरी तरह फिल्म देखने में खोया हुआ था। तभी रेनी ने अचानक उससे पूछा, क्या हम हर बार सिर्फ फिल्म ही देखते रहेंगे? वो वाला काम आखिर कब करेंगे? ये सुनते ही कॉन्ग जुन इतना जोर से चौंका कि उसके मुंह में भरा सारा पॉपकॉर्न बाहर निकल गया। उनमें से एक पॉपकॉर्न उड़कर सीधे आगे बैठे एक आदमी के सिर पर जा गिरा। उस दिन के बाद से जब भी रेनी कॉन्ग जुन को देखती है, उसे सबसे पहले वही उड़ता हुआ पॉपकॉर्न याद आ जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कॉन्ग जुन ने उसके पसंदीदा फूल और वाइन पहले से ही तैयार कर रखी थी। होटल के कमरे में मेज पर तरह तरह की वाइन और खूबसूरत फूल सजे हुए थे। ये सब देखकर रेनी बहुत खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बिस्तर पर जाकर बैठ गई। लेकिन कॉन्ग जुन खुद बहुत घबराया हुआ था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करे। आखिरकार रेनी ने ही पहल की। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और इशारे से कहा कि वो उसके कपड़े उतारने में उसकी मदद करे। चूंकि ये उन दोनों की पहली बार थी, इसलिए दोनों बहुत नर्वस थे। उनके हाथ पैर भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। हर छोटी सी बात पर झिझक और शर्म महसूस हो रही थी। काफी कोशिशों और हिम्मत जुटाने के बाद आखिरकार उन्होंने पहला कदम बढ़ाया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। आज जब रेनी उस दिन को याद करती है
तो उसे लगता है कि उस समय का कॉन्ग जुन बहुत ही प्यारा और मासूम था। वो हंसते हुए कहती है कि पहली बार की घबराहट होना बिल्कुल सामान्य बात थी, लेकिन अब कॉन्ग जुन पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद को इस मामले में एक्सपर्ट बताता है। ये सब सुनकर जेवन चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उसे इस बारे में कुछ खास पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि शायद उसका अनुभव कॉन्ग जुन से ज्यादा होगा। जेवन की ये बात सुनकर ऊनो हंस पड़ी। उसने मजाक में कहा, लड़के बस बड़ी बड़ी बातें करना अच्छी तरह जानते हैं। इसके बाद उसने अपनी राय रखते हुए कहा, असल बात किसी की स्किल नहीं होती, सबसे जरूरी चीज है दो लोगों के बीच का भावनात्मक जुड़ाव। अगर दिल से रिश्ता जुड़ा हो तो बाकी सब अपने आप मायने रखने लगता है। फिर कहानी 1 साल पहले की यादों में लौट जाती है। उस समय दोनों अपनी कैंपर वैन में समुद्र किनारे रुके हुए थे। जेवन गहरी नींद में सो रहा था। जब उसकी आंख खुली तो उसने वैन का पर्दा हटाकर बाहर देखा, लेकिन बाहर खूबसूरत समुद्र की जगह सिर्फ एक खाली जमीन दिखाई दी। उसी समय अचानक ऊनो का चेहरा खिड़की के सामने आ गया। वो अजीब सा मजेदार चेहरा बनाकर उसे डराने की कोशिश कर रही थी। जेवन उसे देखकर इतना बुरी तरह चौंक गया कि उसने तुरंत पर्दा वापस बंद कर दिया। ऊनो उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगी। वो अपने इस मजाक में पूरी तरह सफल हो गई थी। फिर उसने बताया कि जब जेवन गहरी नींद में सो रहा था तब उसने उससे कई सवाल पूछे थे। हैरानी की बात यह थी कि सोते सोते ही जेवन ने उसके हर सवाल का जवाब ही दे दिया था। आज वो उसे यहाँ इसलिए लाई थी ताकि वो आराम से ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर सके। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होती गई। वे साथ मिलकर बर्तन धोते, साथ बैठकर स्वादिष्ट खाना खाते और हर पल एक दूसरे का साथ एंजॉय करते। जेवन बहुत खुशी से ऊनो को सर्फिंग सिखाता था। काफी कोशिशों के बाद जब ऊनो पहली बार सफलतापूर्वक सर्फबोर्ड पर खड़ी हो गई तो वो अपनी खुशी भी ठीक से मना नहीं पाई थी कि तभी उसका संतुलन बिगड़ गया। वो सीधे नीचे गिर पड़ी और उसका सिर पास पड़े एक पत्थर से टकरा गया। इस वजह से उसके माथे पर एक छोटा सा निशान बन गया। जब वे वापस लौटे तो जेवन ने सबसे पहले ऊनो के माथे के घाव को अच्छी तरह साफ करके दवा लगाई। फिर उसने बड़े प्यार से एक मुलायम तौलिया लिया और उसके बाल सुखाने लगा। बाल सुखाते समय अचानक उसकी उंगलियां गलती से ऊनो के नरम होठों को छू गई। उस एक हल्के से स्पर्श ने जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ा दी। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। वे बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को गहराई से देखते रहे। उनकी आंखों में प्यार साफ दिखाई दे रहा था। तभी ऊनो ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियों पर एक हल्का सा किस कर दिया। ये महसूस करते ही जेवन खुद को रोक नहीं पाया और उसने भी उसे प्यार से चूम लिया। लेकिन तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया। कमरे में रखे सर्फबोर्ड जोर से गिर पड़े और उनकी रोमांटिक फीलिंग एक ही पल में टूट गई। ये देखकर जेवन शर्म से लाल हो गया। वो छोटे से खरगोश की तरह झुककर बैठ गया। उसकी ये प्यारी हरकत देखकर ऊनो जोर से हंस पड़ी। फिर उसने उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरा और खुद आगे बढ़कर उसके होठों को चूम लिया। अब जेवन की सारी झिझक खत्म हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को जोश और प्यार से चूमने लगे। धीरे धीरे वे सीट से उठकर कैंपर वैन के बिस्तर तक पहुंच गए। उसी दौरान जेवन ने ऊनो से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऊनो ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। इसके बाद दोनों ने पूरी रात एक दूसरे के साथ बेहद खूबसूरत और प्यार भरे पल बिताए। अगली सुबह जब जेवन की आंख खुली तो उसने देखा कि बिस्तर पर वो अकेला है। ऊनो न जाने कब उठकर बाहर जा चुकी थी। वो तुरंत उसे ढूंढने बाहर निकला, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि ऊनो किसी दूसरे आदमी के साथ हंसते हुए बड़ी आराम से बातें कर रही थी। जिस लड़की ने पिछली रात उसके साथ बिताई थी वही अगली सुबह किसी और के साथ इतनी सहज होकर बात कर रही थी। उसी पल जेवन को लगा कि उसके साथ खेल खेला गया है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो ऊनो के लिए सिर्फ एक खिलौना था। वर्तमान में लौटने पर ऊनो को पता था कि जेवन ने भी इंटरव्यू दिया है, इसलिए उसने मजाक करते हुए कहा कि हाँ, उस समय वो सचमुच उसके साथ बस खेल रही थी। उसने ये भी बताया कि उस समय उसने अपना असली नाम नहीं बताया था, बल्कि किसी दूसरे नाम से उससे मिली थी। ये सुनकर जेवन ने उसे झूठी और धोखेबाज तक कह दिया। दोनों को बहस करते देखकर कांग चान मुस्कुराया और बोला कि उसे अपने प्यार से झगड़ा किए हुए बहुत समय हो गया है। कहानी फिर 1 साल पहले लौट जाती है। जिस लड़की से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था उसे किसी और के साथ देखकर जेवन का दिल पूरी तरह टूट चुका था। अगले दिन जब वो नाश्ता लेने जा रहा था तब भी उसका मूड बेहद खराब था और वो हर बात पर रूखा व्यवहार कर रहा था। तभी ऊनो ने उससे कहा कि पिछली रात उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो करवट बदलकर उसे सोते हुए देखने लगी थी। उसने मुस्कुराकर कहा कि सोते समय उसका चेहरा बिल्कुल किसी छोटे और मासूम बच्चे जैसा लगता है। ये सुनते ही जेवन का सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। एक शर्मीले किशोर की तरह उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की,
लेकिन उसी समय ऊनो ने पिल्ले की रस्सी दूसरे हाथ में पकड़ ली और उसका हाथ पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद जेवन ने उससे पूछा, आज सुबह तुम उस दूसरे लड़के से क्या बात कर रही थी? ऊनो ने बिल्कुल सच्चाई से जवाब दिया, हम दोनों साथ में फिल्म देखने जाने की बात कर रहे थे। ये सुनते ही जेवन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया, उसका चेहरा उतर गया। लेकिन ऊनो तो खुशी खुशी ये बताती रही कि वो फिल्म उसे बहुत समय से देखनी थी। उस रात ऊनो किसी दूसरे लड़के के साथ फिल्म देखने जाने वाली थी। दूसरी तरफ जेवन खुद को काम में डुबोकर सब कुछ भूलने की कोशिश करता रहा, लेकिन चाहे वो जितना भी काम करता, उसकी नजर बार बार घड़ी पर चली जाती। कुछ देर बाद ऊनो वापस लौट आई। असल में वो फिल्म देखने गई ही नहीं थी, वो तो खिड़की के पास बैठकर गिटार बजाना सीख रही थी। लेकिन जेवन को ये बात नहीं पता थी। उसे यही लगता रहा कि वो सचमुच उस लड़के के साथ फिल्म देखने गई है। इसी वजह से वो बेचैनी में इधर उधर टहलता रहा। उधर ऊनो जैसे उसकी बेचैनी से बिल्कुल अनजान थी। उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए जेवन ने एक गिटार उठाया और उसके सामने प्यार भरा गाना बजाने लगा। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार ऊनो ने उसकी तरफ देखा। उसने मुस्कुराकर हाय कहा, लेकिन अगले ही पल फिर से अपने गिटार बजाने में व्यस्त हो गई। अब जेवन की खुशी, उसका दुख, उसका गुस्सा, सब कुछ पूरी तरह ऊनो पर निर्भर करने लगा था। जब वो ऊनो को दूसरे लड़कों के साथ वॉलीबॉल खेलते, दुकान के लड़कों से हंसकर बातें करते या उनके साथ सर्फिंग करते देखता तो उसे बहुत जलन होती और वो अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाता। लेकिन जैसे ही ऊनो प्यार से उससे दो मीठी बातें कर देती, उसका सारा गुस्सा अपने आप गायब हो जाता। जेवन समझ ही नहीं पा रहा था कि ऊनो इतनी बेफिक्र कैसे रह सकती है। उसे ऐसा लगता था जैसे उनके बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं, जबकि वो खुद अंदर ही अंदर हर पल तड़प रहा था। रेनी, जिसे रिश्तों का काफी अनुभव था, दोनों की कहानी सुनकर बोली, शायद उस रात जब तुम दोनों साथ थे, तुमने ऊनो से आई लव यू कह दिया था। उसी वजह से उसे अचानक बहुत दबाव महसूस हुआ होगा, इसलिए अगले दिन से उसने तुम्हारे साथ ठंडा व्यवहार करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि उसके लिए वो सिर्फ एक रात का रिश्ता रहा हो। इसके बाद कहानी 5 साल पहले की तरफ चली जाती है। जब कांग चान की सुबह आंख खुली तो उसने अपने बगल में एक लड़की को लेटा देखा। वो लड़की सीन योंग थी। सीन योंग उसे बड़े आकर्षक अंदाज में देख रही थी, जबकि कांग चान पूरी तरह हैरान था। उसे याद था कि पिछली रात वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, फिर वो इस होटल के कमरे में कैसे पहुंच गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अच्छी बात यह थी कि सीन योंग पूरी तरह कपड़े पहने हुए थी। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद सीन योंग ने अपना परिचय दिया और दोनों ने हाथ मिलाया, लेकिन जैसे ही उनकी उंगलियां एक दूसरे से छुई, कांग चान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। कहानी फिर 1 साल पहले समुद्र किनारे लौट आती है। हालांकि जेवन ऊनो से नाराज था, लेकिन उसके लिए उसकी परवाह बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। जब ऊनो समुद्र किनारे लेटी हुई थी, तब धूप से बचाने के लिए जेवन ने बिना सोचे अपना सन हैट उतारकर उसके चेहरे पर रख दिया। ऊनो समझ गई कि वो उससे नाराज है, इसलिए उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या आज रात मुझे तुम्हारी कैंपर वैन में आना चाहिए? ये सुनते ही जेवन खुद को रोक नहीं पाया। उसे लगा कि ये लड़की उसके जज्बातों से खेल रही है। वो उसके दिल की बात बिल्कुल नहीं समझ रही थी। गुस्से में वो तेज कदमों से अपनी वैन की तरफ लौटने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात उसी लड़के से हो गई जिसके साथ ऊनो के फिल्म देखने जाने की बात हुई थी। दोनों ने थोड़ी देर बातें की, तभी जेवन को सच्चाई पता चली। उस लड़के ने बताया कि ऊनो उस रात उसके साथ फिल्म देखने गई ही नहीं थी। असल में जिस इंसान के साथ वो फिल्म देखना चाहती थी, वो खुद जेवन था। ये सुनते ही जेवन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत ऊनो के लिए एक नोट लिखा। उसमें लिखा था, आज रात मेरी कैंपर वैन में आ जाना। अगर तुम शाम 6 बजे तक नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सचमुच मुझसे नफरत करती हो। उस रात जेवन अपनी वैन में बैठकर उसका इंतजार करता रहा, लेकिन उस दिन ऊनो की ड्यूटी थी और उसे रात 10 बजे तक काम करना था। काम करते करते वो सोचने लगी कि क्या उसे अपने वादे के मुताबिक जेवन के पास जाना चाहिए। वो अच्छी तरह जानती थी कि जेवन उससे जलता है, उसका हाथ पकड़ना चाहता है और हर समय उसका ध्यान चाहता है, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बनती रही, क्योंकि वो अब तक ये तय नहीं कर पाई थी कि उनके रिश्ते को सिर्फ एक रात की बात समझे या सचमुच उसे आगे बढ़ाए। फिर उसे वो पल याद आया जब वो समुद्र किनारे लेटी थी और जेवन ने बिना कुछ कहे अपना हैट उसके चेहरे पर रख दिया था ताकि धूप उसे परेशान न करे। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ वापस क्यों आई थी। असल में वो खुद से भाग रही थी। वो अपने अतीत से नफरत करती थी और उसी से दूर भागना चाहती थी। ये सोचते ही उसने फैसला कर लिया कि अब वो अतीत को पीछे छोड़ देगी और अपनी असली भावनाओं के साथ आगे बढ़ेगी। वो पूरी ताकत से दौड़ती हुई कैंपर वैन की तरफ भागी, लेकिन जब तक वो पहुंची तब तक जेवन वहां से जा चुका था। ये देखकर उसने तुरंत उसकी कार के सामने जाकर रास्ता रोक लिया
फिर दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे कसकर गले लगा लिया। जेवन उसके इस अजीब व्यवहार को देखकर सिर्फ मुस्कुरा सका। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर वो इस लड़की से इतना प्यार क्यों करता है। अगली सुबह दोनों वैसे ही जागे जैसे कोई आम प्रेमी जोड़ा जागता है। वे एक दूसरे को गले लगाकर बैठे रहे और किसी का भी मन अलग होने का नहीं था। बाहर बारिश हो रही थी। दोनों बिना छाता लिए बारिश में दौड़ पड़े और भीगते हुए बच्चों की तरह मस्ती करने लगे। शायद पहली बार बिना छाते के बारिश में भीगना उन्हें इतना अच्छा लग रहा था। अब जेवन के लिए ऊनो सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वो उसकी हर बात, हर आदत, हर मुस्कान से प्यार करने लगा था। उसे ऊनो का अजीब स्वभाव, उसका अलग फैशन, उसका अनोखा मेकअप, सब कुछ पसंद था। वो उसे सिर से लेकर पांव तक पूरे दिल से चाहता था। यहाँ आने से पहले जेवन ने अपने ऑफिस से सिर्फ 1 महीने की छुट्टी ली थी। एक दिन ऊनो ने उससे पूछा, क्या तुम 1 महीने की छुट्टी और ले सकते हो? जेवन ने बिना सोचे तुरंत पूछ लिया, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हैरानी की बात यह थी कि ऊनो ने बिना किसी झिझक के सीधे हाँ कह दिया। उसके लिए शादी करना मानो बहुत आसान फैसला था। इसके बाद दोनों ने एक छोटी सी लेकिन बेहद रोमांटिक शादी करने का फैसला किया। जेवन अपना गिटार लेकर एक पुराने पब्लिक टेलीफोन बूथ के पास गया। फिर उसने वही खड़े होकर गिटार बजाते हुए बड़े अनोखे अंदाज में ऊनो को शादी के लिए प्रपोज किया। इसके बाद दोनों कैंपर वैन की छत पर चढ़ गए और एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई। फिर ऊनो सबके सामने जोर से बोली, हम दोनों की शादी हो गई है। जेवन ने भी मुस्कुराकर उसकी बात मान ली। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग उनकी जोड़ी की तारीफ करने लगे। लेकिन ऊनो यही नहीं रुकी। वो जहां भी जाती हर किसी से खुशी खुशी कहती, हम दोनों की शादी हो गई है। शुरुआत में जेवन को थोड़ी शर्म आती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी ऊनो के रंग में रंग गया। फिर वो भी जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हम दोनों की शादी हो गई है। इसके बाद दोनों ने कई खूबसूरत दिन साथ बिताए। वे साथ में साइकिल चलाते, दूर दूर तक फैली हरी भरी पहाड़ियों पर पिकनिक मनाते और हर पल अपनी जिंदगी का आनंद लेते। लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। एक दिन अचानक जेवन के पास सियोल से फोन आया। उसे बताया गया कि उसके पुराने प्रोजेक्ट में बड़ी समस्या आ गई है और उसे तुरंत वापस लौटना होगा। ये खबर सुनते ही ऊनो को भी समझ आ गया कि उनके साथ बिताए ये खूबसूरत दिन अब खत्म होने वाले हैं। उसने फैसला किया कि अब वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेगी। जेवन ने जाते जाते उसे अपना फोन नंबर अच्छी तरह याद रखने के लिए कहा। फिर दोनों ने एक वादा किया। उन्होंने तय किया कि महीने के आखिरी शनिवार सुबह ठीक 10 बजे सियोल के चोंग इलाके में तीसरे पत्थर वाले पुल पर वे फिर से मिलेंगे। लेकिन जेवन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वही दिन उनकी आखिरी मुलाकात बन जाएगा। उसके बाद ऊनो ने कभी उससे संपर्क नहीं किया। यहीं पर उनकी पुरानी कहानी फिलहाल खत्म हो जाती है। आज तक जेवन अपनी सगाई की अंगूठी पहन कर रखता है। जब भी उसकी नजर उस अंगूठी पर पड़ती है, वो कुछ पल के लिए खो जाता है। दूसरी तरफ ऊनो अपनी अंगूठी बहुत पहले ही फेंक चुकी थी। जेवन अक्सर सोचता था कि शायद शुरुआत में ऊनो का प्यार सच्चा था। अगर ऐसा नहीं होता तो वो उससे शादी करने के लिए कभी राजी क्यों होती। लेकिन उसके आसपास के लोग उसे बार बार समझाते थे कि उसे सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए। उनके मुताबिक वो शादी सिर्फ एक भावुक पल में लिया गया फैसला था। उसका कोई कानूनी अस्तित्व भी नहीं था। कांग चान तो इससे भी आगे बढ़ गया। उसका मानना था कि हो सकता है ऊनो शुरू से ही जेवन की संपत्ति हासिल करने के इरादे से उसके करीब आई हो। लेकिन जेवन ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना। उसे पूरा विश्वास था कि उस समय ऊनो उससे सचमुच प्यार करती थी। कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। ऑफिस पहुंचते ही जेवन ने एक बार फिर अपने डिजाइन प्लान में बदलाव करने की बात कही। ये सुनकर डायरेक्टर बहुत नाराज हो गया। उसने आकर जेवन को खूब डांटा, लेकिन जेवन अपनी बात पर अड़ा रहा। खुशकिस्मती से वो डायरेक्टर उसका पिता ही था। गुस्से में वो वहां से चला तो गया, लेकिन आखिर में उसने जेवन को ज्यादा परेशानी में नहीं डाला। उधर कॉन्ग जुन मुस्कुराते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को ऑफिस से लेने चला गया, जबकि जेवन निर्माण स्थल की तरफ निकल पड़ा। वो स्वभाव से बहुत ही अच्छा और दूसरों का ध्यान रखने वाला इंसान था। उसे अपने एक मजदूर की पत्नी का जन्मदिन तक याद था, इसलिए जब वो साइट पर पहुंचा तो अपने साथ उसके लिए जन्मदिन का केक भी लेकर गया। सिर्फ केक ही नहीं, बल्कि उसने वहां मौजूद लोगों के साथ मिलकर खुद भी काम में हाथ बंटाया। उधर ऊनो भी काफी समय पहले सियोल लौट चुकी थी। करीब 9 महीने पहले उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की थी। कंपनी का नाम उसने ओबा रखा, क्योंकि उसके नाम में अंग्रेजी का अक्षर ओ 3 बार आता था। लेकिन उसकी कंपनी का काम ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। किसी तरह वो अपना बिजनेस संभाल रही थी। इसी वजह से वो अपने एक सीनियर से मिलने गई, ताकि शायद वो उसे कुछ नए काम दिलाने में मदद कर सके। उसी रात ऊनो और जेवन अपनी अपनी कार चला रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि दोनों ने एक ही समय पर वही गाना चला दिया जो ऊनो ने उनकी पहली मुलाकात के समय गाया था। वो गाना सुनते ही दोनों पुरानी यादों में खो गए। उन्हें लगा जैसे वो सब किसी सपने की तरह था।
जेवन के लिए इस रिश्ते की सबसे तकलीफ देने वाली बात यह थी कि आज तक उसे ये समझ ही नहीं आया कि आखिर उनका रिश्ता टूटा क्यों। उसे कभी ये पता नहीं चला कि उससे ऐसी कौन सी गलती हुई थी। उधर ऊनो कार चला रही थी, तभी अचानक उसकी कार के वाइपर खराब हो गए और कार का शीशा भी नीचे नहीं हो रहा था। लाल बत्ती होने पर उसने अपनी कार रोक दी। तभी उसने देखा कि उसकी कार के बिल्कुल बगल में एक दूसरी कार भी आकर रुकी है। जब उसने ध्यान से उस कार की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। उस कार में बैठा इंसान कोई और नहीं बल्कि जेवन था। उसे देखते ही ऊनो ने तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया। वो मन ही मन सोचने लगी, आखिर सियोल इतना छोटा क्यों है? किस्मत फिर से मेरे साथ यही खेल क्यों खेल रही है? कुछ देर बाद हरी बत्ती हो गई, लेकिन ऊनो ने अपनी कार तब तक आगे नहीं बढ़ाई जब तक जेवन की कार उससे काफी आगे नहीं निकल गई। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वो इस इंसान को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए भुला देगी। उसका मानना था कि जेवन जिस लड़की से प्यार करता था वो समुद्र किनारे रहने वाली बेफिक्र सपनों में खोई रहने वाली ऊनो थी, लेकिन उसकी असली जिंदगी और उसका असली स्वभाव बिल्कुल अलग था। फिर भी इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, कुछ लोगों को भूलना इतना आसान नहीं होता। उन दोनों की पुरानी यादें अब सिर्फ पुराने कैमरों और फिल्म रोल्स में कैद तस्वीरों के रूप में बची थी। उन दिनों वे जहां भी जाते साथ में तस्वीरें खींचते रहते थे। इसी दौरान जेवन एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाई दिया। उसने बताया कि वे सारे कैमरे उसी ने ऊनो को दिए थे। उसने कैमरे की तरफ देखकर एक संदेश भी छोड़ा। उसने कहा, अगर तुम ये डॉक्यूमेंट्री देख रही हो तो मुझे एक बार जवाब जरूर देना। लेकिन ऊनो ने तय कर लिया था कि वो अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। उसके लिए अब सिर्फ वर्तमान मायने रखता था और वो पूरी तरह अपनी मार्केटिंग कंपनी को संभालने में लगी हुई थी। फिर भी हर रोज जब वो फ्रिज खोलकर कुछ खाने निकालती तो अंदर रखे वही पुराने फिल्म रोल्स उसकी नजर के सामने आ जाते। उन्हें देखकर उसे याद आता कि जेवन ने ही उसे फिल्म रोल्स को फ्रिज में सुरक्षित रखना सिखाया था। एक दिन वो उन सारे फिल्म रोल्स को लेकर फोटो स्टूडियो पहुंची और दुकानदार से कहा कि हर फोटो की कुछ कॉपियां निकाल दे। जब वो वहां अपनी तस्वीरों का इंतजार कर रही थी तभी दुकानदार का फोन बजा और वो कॉल उठाने चला गया। फोन करने वाला उसका पुराना ग्राहक था और वो कोई और नहीं बल्कि जेवन था। वो भी उसी दुकानदार से कुछ तस्वीरें प्रिंट करवाने की बात कर रहा था। फोन रखने के बाद दुकानदार वापस आया और तस्वीरें ऊनो को देने लगा। तस्वीरें देखते ही उसने पहचान लिया कि उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने वाला लड़का जेवन ही है। हालांकि ऊनो ने जानबूझकर इस बात से इनकार कर दिया। घर लौटने के बाद उसने सारी तस्वीरें फर्श पर फैला दी। फिर उसने एक एक करके सारे कैमरे भी निकालकर देखने शुरू किए। हर तस्वीर, हर फोटो और हर वीडियो क्लिप उसे जेवन की याद दिला रही थी। उसे उसकी हर मुस्कान, हर बात, हर हरकत और उसके साथ बिताया हुआ हर पल साफ साफ याद आने लगा। उसे वो डबल बेड भी याद आया जिसे जेवन ने उसे सरप्राइज देने के लिए अपने हाथों से बनाया था जबकि वो सो रही थी। वो बार बार उन तस्वीरों और वीडियो को देखती रही, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उधर जेवन भी अतीत को याद कर रहा था। एयरपोर्ट पर अलग होने के बाद उन्होंने कभी उससे संपर्क नहीं किया और न ही वो तय की हुई मुलाकात की जगह पर आई। शुरुआत में जेवन को लगा कि शायद ऊनो उसका फोन नंबर भूल गई होगी, लेकिन जिस दिन वो तय समय पर उस पुल पर उसका इंतजार कर रहा था उस दिन ऊनो तो नहीं आई, लेकिन उसके फोन पर उसका एक वॉइस मैसेज जरूर आया। उस मैसेज में ऊनो ने कहा, हाय, पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन अब हमें दोबारा नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारे दिए हुए कैमरे मैं अपने पास रख रही हूँ। फिर वो कुछ पल रुकी और बोली, असल में मैंने वे कैमरे शुरू से ही चुराने के इरादे से लिए थे। मैं उन्हें चोरी करना चाहती थी, मुझे माफ कर देना। ऊनो का वॉइस मैसेज सुनाने के बाद वो चुपचाप चली गई, लेकिन जेवन उस मैसेज को बार बार सुनता रहा। उसने उसे दर्जनों बार सुना, फिर भी वो समझ नहीं पाया कि आखिर ऊनो ने ऐसा क्यों किया। उधर ओबा मार्केटिंग ऑफिस में कांग चान को एक ग्राहक से ठीक तरह बात न करने की वजह से डांट पड़ रही थी। वहां मौजूद सभी लोग पहले उसके क्लासमेट रह चुके थे। वे जानते थे कि ऊनो पहले बहुत ही शांत और नरम स्वभाव की लड़की थी, लेकिन उन 3 महीनों के बाद वापस लौटने पर वो पूरी तरह बदल गई थी। दूसरी तरफ फोटो स्टूडियो के मालिक ने जेवन को उनकी पुरानी शादी की तस्वीर फिर से दिखाई। घर लौटते समय जेवन ने कार में बैठकर एक बार फिर ऊनो का वॉइस मैसेज चलाया। तभी उसे याद आया कि ऊनो ने कैमरे सचमुच अपने पास रखे थे, लेकिन वो अब भी नहीं समझ पा रहा था कि उसने ऐसा मैसेज क्यों छोड़ा था। उसी दौरान उसके छोटे भाई का फोन आया। उसने जेवन को ताश खेलने के लिए बुलाया। किसी को भी ये नहीं पता था कि सियोन नाम की लड़की असल में ऊनो ही है। जेवन कांग चान के घर का रास्ता ढूंढ रहा था कि तभी उसकी कार के सामने एक लड़की आ गई। उसे देखकर वो चौंक गया क्योंकि वो बिल्कुल ऊनो जैसी लग रही थी। वो तुरंत कार से उतरकर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन ऊनो भी तेजी से भाग गई।
काफी देर तक पीछा करने के बाद भी वो उसे पकड़ नहीं पाया। दूसरी तरफ छिपकर खड़ी ऊनो ने उसकी फोन पर हो रही बात सुन ली। तभी उसे पता चला कि जेवन कॉन्ग जुन का बड़ा भाई है। यही वजह थी कि वो कॉन्ग जुन को वे कैमरे नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि उनमें उसकी और जेवन की ढेर सारी तस्वीरें थी। उधर जेवन उसे न ढूंढ पाने के बाद एक बार में चला गया। उसने सोचा कि शराब पीकर शायद वो ऊनो को भूल जाएगा, लेकिन वो बार बार यही बड़बड़ाता रहा कि चाहे कुछ भी हो उसे अपने कैमरे वापस चाहिए। इतनी शराब पीने के बाद वो वहीं मेज पर बेहोश होकर सो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपने चोरी हुए कैमरों की रिपोर्ट लिखवाई। उसने पुलिस से कहा कि कैमरे चुराने वाली लड़की का नाम सियोन है। फिर उसने पुलिस को पूरी कहानी सुनाई कि वो उससे कैसे मिला था और कहाँ मिला था। ड्यूटी पर मौजूद एक जवान पुलिस अधिकारी उसकी पूरी बात बड़े धैर्य से सुनता रहा। कहानी खत्म होने के बाद उसने जेवन के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर पूछा, तुम आर्किटेक्ट हो, है ना? जेवन हैरान होकर बोला, तुम्हें मेरा नाम और काम कैसे पता? तब पुलिस वाले ने अपनी छोटी सी नोटबुक निकाली। उसमें जेवन के बारे में कई बातें लिखी हुई थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम हमारे पुराने मेहमान हो। पिछले 1 साल में तुम 5 बार शराब पीकर यहाँ आ चुके हो। आज 6ठी बार आए हो। हर बार तुम नशे में यही शिकायत करते हो कि समुद्र किनारे रहने वाली एक लड़की तुम्हारे कैमरे चुरा ले गई है। फिर पुलिस वालों ने उसे समझाया कि अगली बार तभी आना जब इस मामले में कोई नई जानकारी मिले। अगली सुबह तीनों दोस्त बिल्डिंग की छत पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी कांग चान की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आ गई। कॉफी शॉप में बैठते ही उसने कांग चान से सीधा सवाल किया, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है, मैं या रेनी और ऊनो? कांग चान उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं दोस्ती और प्यार में से किसी एक को चुनूं? लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड का मानना था कि लड़का और लड़की कभी सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। कांग चान ने समझाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन रेनी और ऊनो मेरे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ये जवाब सुनते ही वो नाराज हो गई। उसने कांग चान का लाल बैग उठाया और कहा, ये बैग मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था, अब अपनी उन दोस्तों से नया बैग लेकर लेना। इतना कहकर वो वहां से चली गई। बाहर ऊनो और रेनी खिड़की से ये सब देख रही थी। दोनों को लगा कि अब शायद बड़ा झगड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लड़की उनके पास आई। ऊनो के बालों में फंसा कागज का छोटा सा टुकड़ा निकालते हुए बोली, हम लड़कियों को किसी लड़के के लिए आपस में नहीं लड़ना चाहिए। फिर उसने वो बैग रेनी को देते हुए कहा, ये अपने बॉयफ्रेंड को दे देना, और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। ये किस्सा सुनाकर सब जोर से हंस पड़े। उसी समय कॉन्ग जुन खाना लेकर आ गया। फिर चारों लोग घर के अंदर गए, साथ मिलकर खाना बनाया, डांस किया और खूब मस्ती की। लेकिन तभी कॉन्ग जुन के पास पुलिस स्टेशन से फोन आया। पता चला कि जेवन को सार्वजनिक जगह पर शराब पीकर हंगामा करने की वजह से पुलिस ने पकड़ लिया है और अब किसी को आकर उसकी जमानत करवानी होगी। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद दोनों भाई एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। वहाँ कॉन्ग जुन ने पूछा, क्या सच में उस लड़की ने तुम्हारे कैमरे चुराए थे? लेकिन इस बार जेवन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ऊनो के बारे में बात ही नहीं करना चाहता था। ऑफिस पहुंचते ही कॉन्ग जुन ने जेवन की दराज खोलकर उसमें छिपाई हुई शराब की कई बोतलें निकाल ली और अपने साथ ले गया। कमरे में अकेला बैठा जेवन उदास था। तभी उसकी नजर उस सर्फ बोर्ड पर पड़ी जो उसने कभी ऊनो के साथ मिलकर बनाया था। उसने तय किया कि अब वो अपनी सारी पुरानी यादों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वो सर्फ बोर्ड लेकर उसे फेंकने निकल पड़ा, लेकिन सेंटर पहुंचने पर पता चला कि इतना बड़ा सामान फेंकने के लिए पहले विशेष स्टिकर खरीदना पड़ेगा। उधर बिना एक दूसरे को बताए ऊनो भी उसी दिन अपना सर्फ बोर्ड फेंकने पहुंच गई। कुछ देर तक वो उसे देखती रही। आखिर उसने भी अपने दिल का बोझ छोड़ने की तरह सर्फ बोर्ड फेंकने का फैसला कर लिया। वापसी में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। ऊनो बारिश से बचने के लिए एक जगह रुक गई। बारिश को देखते ही उसे समुद्र किनारे बिताए वे दिन याद आ गए, जब वो और जेवन बारिश में भीगते हुए हंसते खेलते थे। उसने खुद से कहा, जैसे ये बारिश एक दिन रुक जाएगी, वैसे ही ये दर्द भी एक दिन खत्म हो जाएगा। उधर जेवन भी अपना सर्फ बोर्ड लेकर बारिश से बचने के लिए एक घर के बरामदे में खड़ा था। बारिश देखते ही उसकी पुरानी यादें भी ताजा हो गई। आखिर वो अपना सर्फ बोर्ड फेंक नहीं पाया और उसे वापस ऑफिस ले आया। ऑफिस में बैठा जेवन अचानक पिछली रात की बात सोचने लगा, जब उसकी कार के सामने बिल्कुल ऊनो जैसी दिखने वाली लड़की आई थी। अचानक उसे एक बात याद आई। वो खुशी खुशी अपनी कार की तरफ भागा और बोला, डैश कैम, उसमें तो सब रिकॉर्ड हुआ होगा। मुझे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया? लेकिन किस्मत फिर उसके खिलाफ थी। कार के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां सिर्फ पार्किंग चालान रखा हुआ है। पुलिस उसकी कार पहले ही टोक करके ले जा चुकी थी। इतना ही नहीं, उसके छोटे भाई कॉन्ग जुन को भी विश्वास नहीं था कि जेवन ने सच में ऊनो को देखा है। उसे लगा कि ज्यादा शराब पीने की वजह से जेवन को भ्रम होने लगा है। दोनों भाई टैक्सी से पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पहुंचते ही जेवन अपनी कार की तरफ भागा और डैश कैम का मेमोरी कार्ड ढूंढने लगा।
लेकिन उसे पता चला कि मेमोरी कार्ड तो कॉन्ग जुन पहले ही निकाल कर पुलिस को दे चुका है। असल में किसी ने शिकायत की थी कि उनकी कार एक घर से टकरा गई थी, इसलिए वो मेमोरी कार्ड सबूत के तौर पर पुलिस के पास जमा कर दिया गया था। कॉन्ग जुन ने गुस्से में जेवन को खूब डांटा। उसने कहा, पहले तुम शराबी थे, फिर हर वक्त मुसीबत खड़ी करते रहे, और अब तो तुम्हें वहम भी होने लगा है। तुम्हें हर लड़की में ऊनो ही दिखाई देती है। घर लौटने के बाद जेवन ने अपना सारा गुस्सा कैमरे के सामने निकालना शुरू कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ऊनो उसके सामने खड़ी हो। वो बोला, मैं आखिर तुम्हें फिर से क्यों ढूंढ रहा हूँ? लेकिन कोई भी इंसान बिना वजह ऐसे अलग नहीं हो सकता। जब हम सबसे ज्यादा खुश थे तभी तुम अचानक गायब हो गई। हमने कभी झगड़ा भी नहीं किया था, फिर आखिर क्यों? उसने आगे कहा, अगर मुझे मेरे कैमरे वापस मिल गए तो मैं हमेशा के लिए तुमसे रिश्ता खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखो। तुमने मुझे पागल बना दिया है। उधर कांग चान की एक्स गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप के बाद अपने दिए हुए सारे गिफ्ट वापस ले लिए और गुस्से में जाकर उन्हें रिसाइकलिंग बिन में फेंक दिया। उसे लगा था कि ऐसा करने से वो अपने एक्स को जल्दी भूल जाएगी, लेकिन उसी समय सोशल मीडिया पर उसने अपने एक्स की तस्वीर देखी। वो अपनी नई गर्लफ्रेंड्स के साथ हंसते हुए एक नया केक दिखा रहा था। ये देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो बोली, अब मैं इन लोगों पर नजर रखूंगी और देखूंगी कि ये दोनों अपना रिश्ता कब सबके सामने स्वीकार करते हैं। इधर ऊनो के घर में सभी लोग मिलकर वही केक खा रहे थे। कॉन्ग जुन ने हंसते हुए जेवन के बारे में किस्से सुनाने शुरू किए। उसने बताया कि जेवन हर समय शराब पीता है, पुलिस स्टेशन का पुराना ग्राहक बन चुका है और अब तो उसे वहम भी होने लगे हैं। ऊनो चुपचाप सिर झुकाकर बैठी रही। बाहर से उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कॉन्ग जुन की हर बात ध्यान से सुन रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 पुलिस अधिकारी वहां आए और पूछने लगे कि क्या उनके घर से कोई सामान चोरी हुआ है। सब लोग बाहर बात करने लगे, लेकिन ऊनो अचानक कहीं दिखाई नहीं दी। असल में वो डर गई थी। उसे लगा कि पुलिस शायद जेवन को अपने साथ लेकर आई होगी, इसलिए वो भागकर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उधर जेवन को भी अब अपने ऊपर शक होने लगा था। उसे लगने लगा कि कहीं सच में ज्यादा शराब पीने की वजह से उसे भ्रम तो नहीं होने लगा। इसी वजह से वो एक मनोचिकित्सक से मिलने अस्पताल पहुंचा। वहां अचानक उसका एक पुराना दोस्त मिल गया जो उसी अस्पताल में डॉक्टर था। वो उसे अपने कमरे में ले गया। जेवन अपनी असली बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने झूठ बोल दिया कि वो अपने छोटे भाई कॉन्ग जुन के लिए बीमारी के बारे में जानकारी लेने आया है। काफी समय बाद मिले दोनों दोस्तों ने साथ बैठकर शराब पीने का फैसला किया। तभी जेवन ने डॉक्टर से पूछा, क्या ज्यादा शराब पीने से इंसान को भ्रम होने लगता है? डॉक्टर ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, ऐसा हो सकता है, इसलिए तुम्हें शराब छोड़ देनी चाहिए। डॉक्टर की बात सुनते ही जेवन को एक पुरानी घटना याद आ गई। उस दिन जब ऊनो तय की हुई जगह पर नहीं आई थी, तब वो बहुत टूट गया था। दुखी होकर वो एक बार में गया और इतना पी लिया कि पूरी तरह नशे में धुत हो गया। उसी दौरान उसे बाहर बर्फ में किसी लड़की की परछाई दिखाई दी जो बिल्कुल ऊनो जैसी लग रही थी। उसने सोचा कि ये भी शराब की वजह से हुआ भ्रम है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और पीता रहा। आखिरकार वो वही मेज पर बेहोश हो गया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो कोई भ्रम नहीं था, सचमुच ऊनो वहां आई थी। असल में उस दिन वो भी जेवन को बहुत याद कर रही थी। उसने दूर से उसे देखा और चुपचाप उसके पीछे पीछे बार तक चली आई। वो बाहर खड़ी होकर उसे देखती रही। जब जेवन पूरी तरह नशे में बेहोश हो गया, तब वो अंदर गई और उसके पास बैठ गई। वो चुपचाप उसे देखती रही। फिर उसने उसके हाथ में पहनी हुई वही अंगूठी देखी जिसे जेवन आज तक उतार नहीं पाया था। उसने धीरे से उस अंगूठी को छू लिया। उसी समय जेवन की आंख खुल गई। उसने सामने ऊनो को देखा, लेकिन उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि वो फिर से नशे की वजह से सपना देख रहा है। आधी नींद और आधे नशे में उसने ऊनो से कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करते करते यहाँ 20 बार आ चुका हूँ। मैंने तो पुलिस में ये रिपोर्ट भी लिखवा दी कि तुम मेरे कैमरे चुरा कर ले गई हो। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें भूल नहीं पाया क्योंकि हम दोनों ने शादी की थी। देखो, मैंने आज तक ये अंगूठी भी नहीं उतारी। नशे में वो लगातार उससे सवाल पूछता रहा। दूसरी तरफ ऊनो चुपचाप बैठी उसे देखती रही। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जेवन उससे इतना गहरा प्यार करता है। कुछ देर बाद जेवन ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपने पास खींचा और बार बार कहने लगा, मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। इतना कहने के बाद वो अपना सिर उसके कंधे पर रखकर गहरी नींद में सो गया। अगले दिन ऊनो ने सारे कैमरे एक बैग में रखे और उन्हें जेवन को वापस भेजने का फैसला किया। लेकिन फिर वो डर गई। उसे लगा कि अगर कॉन्ग जुन ने कैमरे देख लिए तो वो उन्हें पहचान लेगा। इसलिए उसने दूसरा तरीका अपनाने का सोचा। वो कैमरों वाला बैग लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची ताकि पुलिस ही कैमरे जेवन तक पहुंचा दे। लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचकर उसका मन बदल गया। वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी।
उधर जेवन अपने डॉक्टर दोस्त को घर छोड़ने के बाद उनकी पुरानी मिलने वाली जगह पर पहुंचा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वो दोबारा कभी यहाँ नहीं आएगा। उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी, उसे आखिरी बार देखा और नदी में फेंकने के लिए हाथ पीछे घुमाया। लेकिन तभी दूर उसे एक लड़की की परछाई दिखाई दी। वो वही चेहरा था जिसे वह दिन रात याद करता था। उधर उनो ने भी जेवन को देख लिया। वो तुरंत अपना चेहरा छिपाकर भागने लगी। जेवन जोर जोर से उसके पीछे दौड़ा और लोगों से चिल्लाकर कहने लगा, उसे पकड़ो, उसे रोक लो। पास में मौजूद दो पुलिस वालों ने समझा कि कोई चोर भाग रहा है, इसलिए वे भी उसके पीछे दौड़ पड़े। भागते समय उनो एक राहगीर से टकरा गई और सड़क पर गिर पड़ी। कुछ ही पल में दोनों पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। पूरी बात पूछने के बाद उन्होंने तुरंत उनो को गिरफ्तार कर लिया। सबसे हैरानी की बात तब हुई जब पुलिस ने उनो के एक हाथ में हथकड़ी लगाई और जेवन ने खुद आगे बढ़कर हथकड़ी का दूसरा सिरा अपने ही हाथ में पहन लिया। पुलिस स्टेशन में जेवन और उनो अब भी एक ही हथकड़ी से जुड़े हुए बैठे थे। उधर पुलिस कैमरों की कीमत और मामले की जांच कर रही थी। पुलिस को समझ आ गया कि जेवन ने कैमरे वापस पाने से ज्यादा उनो को ढूंढने के लिए शिकायत की थी। फिर भी सबूतों के आधार पर उनो के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अगर मामला क्राइम ब्रांच तक पहुंच जाता तो उसे कोर्ट और जेल दोनों का सामना करना पड़ सकता था। जेवन बार बार समझाने लगा कि उसने उनो पर चोरी का आरोप लगाने के लिए रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी, लेकिन पुलिस ने याद दिलाया कि वो यही शिकायत लेकर 6 बार थाने आ चुका है। सारे सबूत उनो के खिलाफ थे। जब पुलिस उनो से उसकी पहचान पूछने लगी तब उसने पहली बार चुप्पी तोड़ी। उसने कहा, सब मुझे चोर क्यों कह रहे हैं? ये कैमरे जेवन ने मुझे खुद दिए थे, मैंने चोरी नहीं की थी। शुरुआत में जेवन ने इस बात से इनकार किया, लेकिन पुलिस के पूछने पर उसने सच मान लिया कि कैमरे उसने ही उनो को दिए थे। इसके बाद दोनों की हथकड़ियां खोल दी गई, लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। पुलिस ने उनो से पहचान पत्र मांगा। अगर वो आईडी दिखाती तो उसकी असली पहचान जेवन के सामने आ जाती। जैसे ही वो आईडी निकालने लगी, जेवन ने उसे पहले ही पकड़ लिया। उस पर लिखा नाम देखकर वो हैरान रह गया। उसका नाम सियोन नहीं बल्कि उनो था। ये सच जानकर जेवन का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि इतने समय तक उसके साथ सिर्फ झूठ बोला गया। वो गुस्से में वहां से चला गया। काम खत्म होने के बाद उनो भी उसके पीछे भागी। वो उसे सब कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन जेवन ने उसकी एक नहीं सुनी। कार के पीछे भागते हुए उनो एक बाइक से टकराकर सड़क पर गिर गई। जेवन तुरंत उसे उठाने पहुंचा। ये देखकर कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, वो वापस जाने लगा। तभी उनो ने उसे रोककर कैमरों का बैग लौटाना चाहा, लेकिन जेवन ने कैमरे लेने से मना कर दिया। उनो ने कहा, ये कैमरे तुमने मुझे दिए थे, मैंने कभी इन्हें चुराना नहीं चाहा। मैंने सिर्फ इसलिए खुद को चोर कहा ताकि तुम्हारे लिए मुझे भूलना आसान हो जाए। उस झूठ के लिए मुझे माफ कर दो। जेवन ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे इतना दर्द दिया, मुझे तुम्हारा असली नाम तक नहीं पता था। तुम्हारी हर बात झूठ निकली। अब मैं इन कैमरों को वापस कैसे लूं? इन्हें देखते ही मुझे तुम्हारी याद आएगी। इतना कहकर उसने साफ कहा, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। फिर उसने अपनी अंगूठी पास बहते पानी में फेंक दी और गुस्से में वहां से चला गया। घर पहुंचकर उसने दर्द भुलाने के लिए शराब ढूंढी, लेकिन घर में एक भी बोतल नहीं बची थी। उसके छोटे भाई कॉन्ग जुन ने पहले ही सारी शराब छिपा दी थी। जेवन अकेला बैठा समुद्र किनारे और कैंपर वैन में बिताए उन खूबसूरत दिनों को याद करता रहा, लेकिन उन्हें भुला नहीं पाया। उधर ड्यूटी खत्म होने के बाद वही दोनों पुलिस वाले आपस में जेवन और उनो की बात कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़की टॉर्च लेकर पानी में कुछ ढूंढ रही है। वो लड़की उनो थी। वो बड़ी बेचैनी से पानी में कुछ तलाश कर रही थी। काफी देर बाद आखिर उसे वो चीज मिल गई। वो खुशी से मुस्कुरा उठी। वो वही अंगूठी थी जिसे गुस्से में जेवन ने पानी में फेंक दिया था। उसे हाथ में पकड़ते ही उनो की आंखों में खुशी और राहत साफ दिखाई देने लगी। अगली सुबह उनो फिर वेलफेयर सेंटर पहुंची। इस बार वो अपना सर्फबोर्ड वापस लेने आई थी, लेकिन वहां का कर्मचारी उससे इतना परेशान हो चुका था कि उसने साफ मना कर दिया। उनो ने हार नहीं मानी। वो वॉशरूम के बाहर उसका इंतजार करती रही और बार बार उससे बोर्ड लौटाने की विनती करती रही। कर्मचारी ने कहा कि एक बार फेंका हुआ सामान वापस नहीं दिया जा सकता। तब उनो ने उसे पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि वो जेवन की फेंकी हुई सगाई की अंगूठी तक ढूंढकर वापस ले आई है। ये सर्फबोर्ड भी उसके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि इसे जेवन ने अपने हाथों से बनाकर उसे उनके रिश्ते की निशानी के रूप में दिया था। काफी देर तक रोने और मनाने के बाद आखिर कर्मचारी मान गया और उसने सर्फबोर्ड वापस कर दिया। दूसरी तरफ जेवन अब भी बहुत उदास रहने लगा था। उसे ये जानकर भी बड़ा झटका लगा कि डेटिंग शो में मौजूद लड़की वही उनो थी। उसे बार बार वो दिन याद आता जब पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद उनो लगभग गाड़ी से टकरा गई थी। वो सोचता रहा कि अगर उस समय उनो बस एक बार उसे गले लगा लेती तो वो भी उसे पहले की तरह कसकर गले लगा लेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
असल में उसके दिल में आज भी ऊनो के लिए उतना ही प्यार था। वो अब भी उन दिनों में अटका हुआ था जब दोनों समुद्र किनारे साथ हंसते खेलते थे। उधर ऊनो सर्फबोर्ड वापस लाकर उसे अपने स्टोर रूम में संभाल कर रख देती है। फिर डेटिंग शो में अगला सवाल आते ही सभी चौंक जाते हैं। शो में बताया जाता है कि जेवन ने कैमरे चुराने वाली लड़की को पकड़ लिया है। ये सुनते ही कॉन्ग जुन तुरंत जेवन के घर पहुंच जाता है, लेकिन जेवन इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। वो सिर्फ इतना कहता है कि जिस लड़की से उसने प्यार किया उसने झूठी पहचान बताई और आखिर तक उससे सिर्फ झूठ ही बोला। उधर कांग चान बिना सच्चाई जाने उस लड़की को ठग और धोखेबाज कहने लगता है। उसे क्या पता था कि वो अपनी ही दोस्त ऊनो की बुराई कर रहा है। ये सुनकर ऊनो को बहुत गुस्सा आता है। दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। उनकी नोकझोंक इतनी बढ़ जाती है कि रेनी को बीच में आकर दोनों को शांत कराना पड़ता है। इधर जेवन प्यार में इतना टूट चुका था कि बीमार पड़ गया। उसका छोटा भाई उसकी देखभाल करने लगा और उसके लिए खाना भी लेकर आया। इसी दौरान डेटिंग शो में जेवन से ऊनो के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने को कहा गया। जेवन ने बिना झिझक कैमरे की तरफ देखकर कहा, मैं अब भी तुम्हारे झूठ को माफ नहीं कर पाया हूँ, लेकिन उस दिन गुस्से में मैंने तुम पर चिल्लाया, तुम्हें बुराबला कहा और कैमरों का बैग भी फेंक दिया। उसके लिए मुझे माफ कर देना। उधर जब ऊनो ने ये वीडियो देखा तो वो बहुत उदास हो गई। अपना मन हल्का करने के लिए उसने तेज आवाज में गाने चलाए और अकेले नाचने लगी। शोर सुनकर कांग चान उसे डांटने आया, लेकिन ऊनो के सामने उसकी एक भी नहीं चली। आखिर हार मानकर वो बाहर चला गया और खाना बनाने लगा। पूरा एक हफ्ता बीत गया। इस दौरान जेवन ने काफी सोच विचार किया। उसे एहसास हुआ कि भले ही ऊनो ने झूठी पहचान अपनाई थी, लेकिन समुद्र किनारे उसके साथ बिताया गया प्यार सच्चा था। आखिर उसने तय किया कि वो उस खूबसूरत याद को वही खत्म करके अब अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। उधर तीनों दोस्त फिर से मिले। कांग चान ने बताया कि इन दिनों ऊनो का व्यवहार बहुत अजीब हो गया है। वो कॉमेडी फिल्म देखते देखते भी रोने लगती है और कभी अकेले आईने के सामने खड़े होकर खुद को ही बुरा भला कहती रहती है। कांग चान को लगा कि प्यार में दिल टूटने की वजह से उसकी ये हालत हो गई है। फिर उसने एक मार्केटिंग प्रोजेक्ट सबको दिखाया जिसे ऊनो ने तैयार तो किया था, लेकिन अभी तक किसी कंपनी को नहीं दिया था। बाद में कॉन्ग जुन वही प्रोजेक्ट जेवन के पास लेकर गया। उसने कहा कि इसमें उनकी कंपनी से जुड़ी कुछ बातें हैं, इसलिए एक बार इसे जरूर देख ले। उसी समय जेवन की कंपनी में एविएशन इंडस्ट्री से एक बड़ा क्लाइंट आया। वो अपने माता पिता का पुराना घर दोबारा डिजाइन करवाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसका पति अंदर आया, रेनी और कॉन्ग जुन उसे पहचान गए। रेनी बिना कुछ सोचे उसके पास गई और जोरदार थप्पड़ मार दिया। तभी सबको पता चला कि यही वो आदमी था जिसने कभी ऊनो को प्यार के नाम पर धोखा दिया था, उससे बहुत सारे पैसे ठग लिए थे और बाद में किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। अब उसका 9 महीने का बच्चा भी था। रेनी ने सबके सामने उसकी सारी सच्चाई खोल दी। जेवन ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बात हाथापाई तक पहुंच गई। कॉन्ग जुन ने भी उस आदमी को घूंसा मार दिया। गुस्से में रेनी ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाकर पूरे कमरे में उड़ा दी। देखते ही देखते सब लोग भीग गए और पूरा माहौल खराब हो गया। आखिरकार ये बड़ा क्लाइंट भी हाथ से निकल गया और जेवन को अकेले ही अपने दोनों जूनियर्स की गलती संभालनी पड़ी। इसी दौरान उसकी नजर उस मार्केटिंग प्रपोजल के विजिटिंग कार्ड पर पड़ी। उस पर ऊनो का नाम लिखा था। उसे अचानक शक हुआ, क्या सियोन और ऊनो दोनों एक ही लड़की है? ये सोचकर उसने पुराने दस्तावेज निकाले और ऊनो का पता ढूंढ लिया। फिर उसने दिए गए नंबर पर फोन मिलाया। जैसे ही दूसरी तरफ से आवाज आई, जेवन एकदम चुप रह गया। वो वही आवाज थी, सियोन की। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि सियोन और ऊनो एक ही इंसान है। अगली सुबह वो बेचैन होकर उठा। पूरी रात वो इसी बात के बारे में सोचता रहा था। वो इस सच्चाई को अब भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। गुस्से और उलझन में उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और पूरी फिल्म क्रू को बाहर भेज दिया। उधर ऊनो, रेनी और कांग चान रोज की तरह पार्क में एक्सरसाइज कर रहे थे। तीनों साथ घर लौटे और नाश्ता करने लगे। उसी दौरान ऊनो की मार्केटिंग कंपनी में फोन आया। उसे बताया गया कि उसका प्रपोजल पसंद आ गया है और आज ही उसे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया गया है। ये खबर सुनकर ऊनो बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि अब उसकी ओबा कंपनी आगे बढ़ने का मौका पा सकती है। दूसरी तरफ ऑफिस में जेवन को भी उसकी सेक्रेटरी ने बताया कि ओबा कंपनी का प्रपोजल काफी अच्छा है और आने वाले प्रोजेक्ट के लिए उस पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद जेवन ने कॉन्ग जुन से उस प्रोजेक्ट और उसकी मालिक ऊनो के बारे में विस्तार से पूछा। तब कॉन्ग जुन ने उसे पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा कि जिस क्लाइंट को उन्होंने पीटा था वही ऊनो का एक्स बॉयफ्रेंड था। उसी ने उसे धोखा दिया, किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली और यही वजह थी कि ऊनो अचानक 3 महीने के लिए बिना किसी को बताए गायब हो गई थी। उस दौरान उसने नौकरी भी खो दी थी और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। जब वो वापस लौटी
तो उसका स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। इधर ऊनो अपनी प्रेजेंटेशन देने पहुंची। उसने इंस्टेंट नूडल्स कंपनी के लिए बेहद अलग और शानदार मार्केटिंग आइडियाज पेश किए। साथ ही कंपनी की ब्रांड इमेज और फूड कल्चर को बढ़ावा देने की भी नई रणनीति बताई। बोर्ड के सभी लोग उसकी प्रेजेंटेशन से बहुत प्रभावित हुए। उसकी तारीफ की गई और ऊनो ने भी वादा किया कि वो आगे भी पूरी मेहनत से काम करेगी। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद उसने इंटरव्यू देने आए उम्मीदवारों को देखा। उन्हें देखकर उसे अपने संघर्ष के दिन याद आ गए, जब वो खुद नौकरी की तलाश में भटकती थी। इसलिए वो खुद उनके पास गई, उनका हौसला बढ़ाया और पूरी मेहनत से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उधर कॉन्ग जुन लगातार जेवन को समझा रहा था कि उसे ऊनो के प्रोजेक्ट की बोली में हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही उसने जेवन को ऊनो के घर होने वाली रूफटॉप कैंपिंग पार्टी में आने का भी न्योता दिया, ताकि काम की बात भी हो जाए और उसका तनाव भी थोड़ा कम हो सके। थोड़ी देर सोचने के बाद जेवन आखिरकार रूफटॉप कैंपिंग पार्टी में आने के लिए तैयार हो गया। रात होते ही पार्टी शुरू हो गई। सभी ने मिलकर बारबेक्यू की तैयारी की और ढेर सारा खाना बनाया। कांग चान अपनी महंगी वाइन लेकर आया और उसकी मजेदार कहानी सुनाने लगा कि कैसे उसे इतनी कीमती वाइन सस्ते में मिली थी। इसी बीच जेवन भी पार्टी में पहुंच गया। सभी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन ऊनो उसके सामने आने से झिझक रही थी। जेवन खुद आगे बढ़ा, उससे हाथ मिलाया और कहा कि पुरानी बातें भूलकर नए सिरे से मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन ऊनो कुछ बोल नहीं पाई। पार्टी शुरू हुई, लेकिन कॉन्ग जुन ने जेवन को शराब पीने नहीं दी, क्योंकि उसे डर था कि वो फिर से शराब की लत में न पड़ जाए। बाकी सभी ने वाइन पी, जबकि जेवन को सिर्फ पानी पीना पड़ा। कुछ देर बाद सभी कैमरे चोरी वाले मामले की बात करने लगे। जेवन ने पूरा किस्सा सुना दिया। फिर सबकी नजर ऊनो के गले में लटकी अंगूठियों पर गई। सभी को लगा कि शायद उसका नया बॉयफ्रेंड है, लेकिन ऊनो कुछ बोले बिना अंदर चली गई। अंदर वो सोच रही थी कि जेवन को उसकी असली पहचान और घर का पता कैसे मिला। इसी दौरान जेवन भी मार्केटिंग प्रोजेक्ट की बात करने के बहाने अंदर आ गया। उसने साथ काम करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ऊनो ने साफ मना कर दिया। असल में जेवन सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या वही लड़की पुलिस स्टेशन वाली ऊनो है। वो सच्चाई सुनना चाहता था, लेकिन ऊनो चुप रही। तब जेवन बोला, जिस लड़की से मैं मिला था वो ऐसी नहीं थी। तुम पूरी तरह बदल गई हो। अब मुझे लगता है कि सब कुछ झूठ था। ये सुनकर ऊनो की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। जेवन सबसे विदा लेकर घर चला गया। कॉन्ग जुन और रेनी भी निकल गए। अब सिर्फ कांग चान और ऊनो सफाई करने के लिए रह गए। सफाई के बाद कांग चान कमरे में आया तो देखा कि ऊनो गायब है और उसकी सबसे कीमती वाइन की पूरी बोतल भी खाली हो चुकी है। उधर सड़क पर ऊनो और सीन योंग दोनों नशे की हालत में टकरा गई। सीन योंग ने बताया कि उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया है। वही ऊनो भी अपना सूटकेस लेकर घर छोड़कर जा रही थी। दोनों थोड़ी देर बात करके अलग हो गई। बस में बैठी ऊनो को जेवन की बातें याद आने लगी। फिर उसे अपना पुराना अतीत याद आया। जब वो पहली बार सियोल लौटी थी तो उसने अपने बॉयफ्रेंड मिन्सू को दूसरी लड़की के साथ देख लिया था। मिन्सू ने बेरमी से कह दिया कि वो उसे बहुत पहले छोड़ चुका है और उसे घर से भी निकाल दिया। टूटी हुई ऊनो सड़क पर भटकती रही। उसका फोन लगातार बज रहा था, लेकिन उसने गुस्से में फोन कूड़ेदान में फेंक दिया। अगले दिन वो इंटरव्यू देने कंपनी पहुंची, लेकिन वहां पता चला कि उसकी नौकरी किसी दूसरी लड़की को दे दी गई है। मैनेजर ने बताया कि उस लड़की का इंटरव्यू बेहतर था और उसका रवैया भी ज्यादा अच्छा लगा। ये सुनकर ऊनो पूरी तरह टूट गई। उसने अपनी माँ को फोन किया, लेकिन सच बताने की बजाय यही कहा कि उसकी नौकरी और प्यार दोनों ठीक चल रहे हैं, ताकि उसकी माँ परेशान न हो। इसके बाद वो उसी बस में बैठकर समुद्र किनारे पहुंची, जहां जेवन अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा था। वहां उसने एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाकर वॉन्टन नूडल्स मंगाए और भूख से तुरंत खा लिए। मालिकों ने उसकी हालत देखकर उसे 2 कटोरे और मुफ्त में दिए। ऊनो खाते खाते रोने लगी, क्योंकि उसने पूरे 1 हफ्ते से ठीक से खाना नहीं खाया था। फिर उसने वही काम मांगा और रेस्टोरेंट वालों ने उसे अपने साथ रख लिया। जब उससे उसका नाम पूछा गया तो उसे वही लड़की याद आई जिसने उसकी नौकरी छीन ली थी। उसी का नाम अपनाकर उसने खुद को सियोन बताया और वहीं से अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। जब ऊनो की आंख खुली तो वो घबरा गई। उसने कमरे से बाहर झांका और देखकर हैरान रह गई कि वो जेवन के घर में थी। फिर पता चला कि जब भी उनके दोस्तों को ज्यादा नशा हो जाता था, सबकी अलग अलग आदतें थी। रेनी नशे में जाकर कुत्ते के घर में सो जाती थी। कॉन्ग जुन लिफ्ट के अंदर ही सो जाता था। कांग चान किसी भी कराओ के रूम में घुसकर गाना शुरू कर देता था और ऊनो वो हमेशा बस में बैठकर आखिरी स्टॉप तक चली जाती थी। पिछली रात भी नशे में ऊनो ने जेवन को ढेर सारे गुस्से वाले मैसेज भेज दिए थे। मैसेज देखकर जेवन ने तुरंत उस नंबर पर फोन किया। फोन बस के कंडक्टर ने उठाया और बताया कि एक लड़की नशे में बस में बेहोश पड़ी है। जैसे ही उसने नाम ऊनो सुना, वो तुरंत उसे लेने पहुंच गया।
इसलिए अगली सुबह ऊनो उसके घर में थी। रात की बातें याद आते ही ऊनो शर्म से अपना सिर पकड़ बैठ गई। वो चुपचाप निकलने लगी, लेकिन जेवन ने उसे पकड़ लिया। उसने ऊनो का फोन भी संभाल लिया था और ऑफिस से आए कॉल पर यह कहकर बात टाल दी कि वो अभी मीटिंग में है। इसके बाद उसने ऊनो को नाश्ता करके जाने के लिए कहा। वो हंसते हुए बताने लगा कि पिछली रात उसे बस स्टॉप से उठाकर घर लाना पड़ा, फिर उसे कमरे तक उठाकर ले जाना पड़ा और इस चक्कर में उसकी कमर तक टूट गई। उसने नशे में भेजे गए ऊनो के गुस्से वाले मैसेज भी दिखा दिए। ऊनो के पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं था। ऊनो फिर से कैमरे लौटाना चाहती थी, लेकिन जेवन ने कहा कि अब उसे उनकी जरूरत नहीं है। फिर उसने शिकायत की कि ऊनो बिना कुछ बताए अचानक चली गई थी। वो उसे ढूंढने के लिए हर जगह भटकता रहा। उसे डर था कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा न हो गया हो, लेकिन ऊनो बोली वो सब बस छुट्टियों का एक छोटा सा रिश्ता था। छुट्टियां खत्म हुई तो वो रिश्ता भी खत्म हो जाना चाहिए था। ये सुनकर जेवन ने पूछा, अगर ऐसा था तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं तो इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। उन्होंने कहा कि उसने झूठ बोला था। सियोन नाम की लड़की सिर्फ एक नकली पहचान थी और जेवन उसी नकली लड़की से प्यार कर बैठा था। उसने माफी मांगी और वहां से चली गई। जैसे ही वो बाहर निकली, जोरों की बारिश शुरू हो गई। जेवन उसकी चिंता में छाता लेकर उसके पीछे गया। उसने ऊनो को सड़क किनारे बारिश में भीगते हुए देखा और उसे अपनी कार में बैठा लिया। बारिश इतनी तेज थी कि उसने कार चलाने की बजाय सीट पीछे करके वही आराम करना बेहतर समझा। काफी देर तक दोनों चुप बैठे रहे। माहौल हल्का करने के लिए जेवन ने गाना चला दिया और मजाक में ऊनो से उसकी पसंद और डेटिंग स्टाइल के बारे में पूछने लगा। ऊनो उसकी वही मजाकिया बातें सुनकर मुस्कुरा दी। यही उसकी सबसे प्यारी आदत थी। बारिश के बीच दोनों कुछ देर पुराने दिनों की तरह साथ बैठे रहे। इसके बाद जेवन उसे उसके घर छोड़ने पहुंचा। वहां रेनी और कांग चान भी आ गए। जेवन को ऊनो के साथ देखकर दोनों हैरान रह गए। रेनी ने तुरंत बात संभाल ली और कह दिया कि ऊनो कंपनी की मीटिंग के सिलसिले में गई थी। फिर उसने जेवन को नूडल्स खाने के लिए अंदर बुला लिया। उन्होंने सबके लिए क्लैम नूडल्स बनाए, लेकिन जानबूझकर जेवन के कटोरे में क्लैम नहीं डाले। खाना खाते खाते दोनों फिर से मार्केटिंग प्रोजेक्ट को लेकर बहस करने लगे। तभी मकान मालिक ने किराया 20% बढ़ाने की बात कही। ये सुनते ही ऊनो का गुस्सा फूट पड़ा। वो मकान मालिक को कोसने लगी और गुस्से में नूडल्स का पानी भी जेवन के ऊपर गिर गया। जेवन उसे देखकर सोचने लगा कि क्या यही वही शांत और मासूम सियोन है जिससे वो कभी प्यार करता था। जाते जाते उसने ऊनो को याद दिलाया कि मार्केटिंग प्रोजेक्ट की बोली का दिन पास आ रहा है, इसलिए उसे अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। ऑफिस पहुंचने पर कॉन्ग जुन ने फिर जेवन के डिजाइन पर सवाल उठाया, लेकिन जेवन ने भरोसे के साथ कहा, मुझे थोड़ा समय दो, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मेरा डिजाइन सही है और किसी को पछताना नहीं पड़ेगा। उस रात जेवन ने ऊनो का खाली सूटकेस देखा। फिर उसकी नजर उस नेकलेस पर गई जिसमें ऊनो अंगूठियां पहनती थी। उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी में कोई नया इंसान आ चुका है। अगली सुबह ऊनो अपने नए प्रोजेक्ट की तैयारी में लग गई। उधर ऑफिस में जेवन को खबर मिली कि आउटडोर पार्टी स्पेस वाला बड़ा प्रोजेक्ट ओबा कंपनी को मिल गया है। रात को जेवन ने सोशल मीडिया पर ऊनो को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई अकाउंट नहीं मिला। फिर उसने ओबा नाम से खोजा। वहां उसे एक अकाउंट मिला जिसमें सिर्फ एक किताब की तस्वीर थी, वही किताब जिसे वह और ऊनो साथ पढ़ते थे। उस अकाउंट की हर पोस्ट में छिपी यादों को देखकर जेवन समझ गया कि ऊनो आज भी उसे भूली नहीं है। ये एहसास होते ही वो तुरंत उसकी घर की तरफ निकल पड़ा। इसके बाद भी जेवन लगातार ऊनो को फोन करता रहा। ऊनो हर बार कुछ सेकंड में फोन काट देती, लेकिन जेवन हार मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार फोन करता रहा, जिससे ऊनो ठीक से सो भी नहीं पाई। आखिर परेशान होकर ऊनो ने अपने दिल की सारी बातें कह दी। उसकी बातें सुनकर जेवन बहुत दुखी हो गया। अगली सुबह ऊनो अपनी टूटी हुई कार का शीशा टेप से जोड़ रही थी। तभी जेवन आया और खुद उसकी कार ठीक कराने ले गया। दूसरी तरफ ऊनो अपने पुराने सामान को इकट्ठा करके जेवन को लौटाने पहुंची। जेवन ने भी सब सामान स्वीकार कर लिया और उसका सूटकेस वापस कर दिया। दोनों ने एक दूसरे की खुशियों की दुआ की और अलग अलग रास्ते पर चल पड़े। उधर कांग चान अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड सीन योंग से मिला। वो कुछ शरारती लड़कों को डांट रही थी क्योंकि वे सड़क पर गंदगी फैला रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। कांग चान उसकी बातें देखकर हंस पड़ा। बाद में दोनों साथ बैठकर शराब पीने लगे और अपने पुराने रिश्ते की बातें करने लगे। सीन योंग ने पूछा, जब मैंने तुम्हें छोड़ा था तब तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? कांग चान बोला, तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता था। सीन योंग ने कहा कि उसे उम्मीद थी कि कांग चान उसे रोक लेगा, इसलिए जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने सीधा सवाल पूछा, क्या तुम्हें ऊनो पसंद है? कांग चान मुस्कुराकर बोला, नहीं, रेनी और ऊनो मेरे सिर्फ दोस्त है। अगर उन्हें लड़की की तरह भी देखूं, तब भी मेरे लिए सबसे खूबसूरत तुम ही हो। ये सुनकर सीन योंग खुश हो गई,
लेकिन उसने फैसला किया कि अब वो कांग चान से मिलने नहीं आएगी और अपनी माँ की कमी खुद ही सहना सीखेगी। दोनों ने हाथ मिलाया और भारी मन से अलग हो गए। उसी रात उन्होंने अपने दोनों सबसे अच्छे दोस्तों रेनी और कांग चान को बुलाया। उनके बीच एक नियम था, जब भी कोई मोमबत्ती जलाता था तो बाकी दोनों बिना टोके उसकी पूरी बात सुनते थे। उन्होंने 1 साल पहले की सारी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि जब वो अचानक गायब होने के बाद वापस घर आई तो देखा कि कांग चान पहले से उसके घर में मौजूद था। वो सिर्फ इसलिए आया था ताकि उसके कंबल धो सके और बिजली पानी के बिल भर सके, जिससे उसका घर बंद न हो जाए। रेनी भी उसे ढूंढने के लिए विदेश से वापस आ गई थी। दोनों हर जगह उसे तलाशते रहे। जब भी वे उसके घर आते तो एक चिट्ठी छोड़ जाते ताकि अगर ऊनो लौट आए तो उन्हें खबर मिल जाए। ये सब याद करके ऊनो रो पड़ी। उसने दोनों दोस्तों का दिल से धन्यवाद किया और माफी भी मांगी कि उसने उन्हें कभी सच नहीं बताया। फिर उसने पहली बार कबूल किया कि वही सियोन थी और कैमरे भी वही लेकर गई थी। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मैं आज भी वही बेवकूफ ऊनो हूँ, मैं कुछ भी नहीं बदल पाई। रेनी और कांग चान ने उसे गले लगाकर समझाया कि गलती उसकी नहीं थी। उन्होंने कहा कि पुरानी ऊनो भी बहुत अच्छी थी और आज की ऊनो भी उतनी ही अच्छी है। उसे खुद को कभी बुरा नहीं कहना चाहिए। तीनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाकर देर तक रोते रहे। उस रात ऊनो ने सूटकेस खोला तो उसमें जेवन का रखा हुआ तोहफा मिला। अगली सुबह जेवन अपने छोटे भाई के साथ क्लाइंट का घर देखने गया। वहाँ उन्हें संतरे भी गिफ्ट में मिले। तभी कॉन्ग जुन ने बताया कि आज ऊनो के साथ मीटिंग है। ये सुनते ही जेवन जल्दी से ऑफिस पहुंच गया। उधर ऊनो भी खुद को हिम्मत देकर मीटिंग के लिए पहुंची। मीटिंग के दौरान जेवन बार बार ताने मारता रहा, लेकिन काम की सारी बातें आखिरकार तय हो गई। बाद में सबने रेनी की नई पिज्जा खाने का प्लान बनाया और उसके लिए मजेदार नाम सोचने लगे। तभी कॉन्ग जुन से गलती से ये बात निकल गई कि जेवन जानबूझकर ऐसी बातें करता है ताकि बाकी लोग सच्चाई उससे छिपा न सके। उस रात ऊनो बार बार उस नेकलेस को देखती रही। दूसरी तरफ जेवन मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने जानबूझकर वही नेकलेस उसके पास छोड़ा था ताकि वो उसे याद करे। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद ऊनो का फोन आ गया, लेकिन इस बार जेवन ने ही फोन काट दिया ताकि थोड़ा उसे भी तड़पने का एहसास हो। अगले दिन नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। जेवन की नजर सबसे पहले ऊनो पर गई। उसने देखा कि आज उसने वो नेकलेस नहीं पहना था। कार्यक्रम सफल रहा। जेवन के पिता और कई बड़े मेहमान भी वहां आए। इसी दौरान कॉन्ग जुन ने पहली बार रेनी को अपने परिवार से मिलवाया। सब खुश थे, लेकिन रेनी नाराज थी क्योंकि कॉन्ग जुन ने अपने अंकल से उसकी नौकरी के बारे में झूठ बोला था। रात को दोनों के बीच इसी बात पर बहस हो गई। रेनी ने कहा कि उसे पार्ट टाइम काम और सादा जीवन पसंद है, लेकिन कॉन्ग जुन चाहता था कि वो पढ़ाई करे या कोई स्थायी नौकरी कर ले ताकि उसकी जिंदगी सुरक्षित हो सके। रेनी को सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि उसका अपना बॉयफ्रेंड ही उसे समझ नहीं पाया। आखिर उसने रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। उधर जेवन और ऊनो रूफटॉप पर मिले। उन्होंने हिम्मत करके कहा, मैं आज भी नहीं जानती कि मैं कैसी इंसान हूँ। मैं वो सियोन नहीं हूँ जिससे तुम प्यार करते थे। मैं डरपोक हूँ, अनाड़ी हूँ और अब मजबूत होने का नाटक नहीं करना चाहती। अगर मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूं तो क्या तुम मुझे फिर भी अपनाओगे? जेवन मुस्कुराया और बोला, जिन बातों को तुम अभी मिटा नहीं सकती उन्हें मत मिटाओ। हम दोनों मिलकर सब ठीक करेंगे। सबसे पहले फिर से डेटिंग शुरू करते हैं। ये सुनते ही ऊनो खुशी से मुस्कुरा उठी। जेवन ने उसके गले में वही नेकलेस पहना दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे को प्यार से चूम लिया और उसी पल से उन्होंने अपनी नई प्रेम कहानी की शुरुआत कर दी। कुछ दिनों बाद ऊनो एक फिल्म की शूटिंग पर काम कर रही थी। वहाँ उसने देखा कि 2 आदमी एक नई अभिनेत्री का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊनो तुरंत आगे आई, उस लड़की को अपनी पहचान की बताकर वहाँ से निकाल लिया और उसकी मदद की। बाद में वही लड़की ऊनो की कार में बैठकर उस पुलिस अफसर से मिलने गई जिससे वो प्यार करती थी। दूसरी तरफ ऊनो ने ये पूरी घटना जेवन को बताई। दोनों खुलेआम एक दूसरे से प्यार जताते रहे। इसी बीच रेनी और कॉन्ग जुन ने उन्हें अलग अलग मैसेज भेजे, लेकिन दोनों ने उन्हें अकेले समय बिताने का मौका देने के लिए मना कर दिया। उधर उस लड़की ने पुलिस अफसर का जन्मदिन मनाया। उसने केक काटा, अपने दिल की बात कही और जाते जाते उससे उसका पूरा प्यार मांग लिया। दोनों ने अपना पहला किस किया। अब उसे फिल्म में किस सीन देने से डर नहीं था, क्योंकि वो अपना पहला किस पहले ही उस इंसान को दे चुकी थी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही और ड्रामा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।